नमस्कार। एक गाने से शुरू करता हूँ। बुल्ला की जाना में कौन। आप सोच रहे होंगे इस प्रोग्राम से, इस बुल्ले शाह के, उसका क्या मतलब है। उसमें एक लाइन है, आए न दौड़ जाए कौन। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं, बड़ी ख़ास गेस्ट हैं, महिला हैं, वो नौदौन से खास शिमला आई हैं, और अंकुश भारती। नमस्कार विवेक जी। नमस्कार। ये एडिटर हैं द होलिस्टिक पाइन की, एग्जीक्यूटिव चीफ एडिटर हैं, और नौदौन से ऑपरेट करती हैं, और ग्लोबल मैगजीन है वो, और इससे वेरी ग्लोबल मैगजीन। बाकी डिटेल अंकुश बताएंगी। नमस्कार विवेक जी, आपका एक बार फिर से नमस्कार। और डीडी हिमाचल के जितने भी दर्शक हैं, आप सभी को सादर प्रणाम। मैं अंकुश भारती हूं और मैं निवासी हूं बड़ा नाम के एक छोटे से गांव से, जो कि नदौन में है। और मैं इस समय द होलिस्टिक पाइन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय इंडिपेंडेंट जर्नल की चीफ एडिटर हूं, जो अभी आप सभी की दुआओं से 19 कंट्रीज़ में पहुंच चुका है। और अभी हमने रिसेंटली मीनाक्षी शेषाद्री जी को कवर पे लॉन्च किया है, और पाउलो कोएल्हो का कवर अभी पूरा जर्नल जो है जो भी स्टैंड्स पे है, स्टैंड्स पे है। मीनाक्षी नेक्स्ट इशू है नेक्स्ट मंथ के लिए। अच्छा अंकुश, आपको मालूम है डीडी हिमाचल का डीडी केराली मलयालम से टाइप है, प्रोग्राम्स एक्सचेंज होते हैं। आपका मलयालम का कनेक्शन क्या है? टेल अस मोर इन मलयालम है बटर मिल्क, बट यहाँ पे मोर है, और बताइए। आपने ये सवाल बहुत अच्छा पूछा है। और असल में क्या है कि द होलिस्टिक पाइन जो एक मैगज़ीन है, वो केरला बेस्ड एक मशहूर ऑथर है अनुलाल, और ये उन्हीं का जर्नल है, और ये राइटर्स कलम के अंतर्गत आता है। तो इसमें विद ग्रेस ऑफ गॉड आई वाज चोजन एज द चीफ एडिटर, और मैं अभी अपने घर से ही इसका संचालन कर रही हूँ। और हमारे साथ जितने भी इसमें कार्यरत हैं, वो सभी भारत के विभिन्न जगहों से हैं, और लंदन से भी है, कुछ दिल्ली से हैं, इसमें कर्नाटका से हैं, और केरला से तो हैं ही। और हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है, इसमें सूजन राइनर इज़ देयर, शी इज़ फ्रॉम लंदन, जिनको प्रिंट जर्नलिज्म का काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो जब द होलिस्टिक पाइन भी था, तो हमने एज अ भारतीय इसको हम आगे ले गए, और उसी स्पिरिट के साथ हमने उसको किया। तो अगर मैं कहूँ कि ये भारत का मैगज़ीन है दैट वी डिसाइडेड टू गिव इट टू द वर्ल्ड, तो शायद वो गलत नहीं होगा। और इससे पहले कि मैं आगे ले जाऊँ, तो शायद आप भी नहीं जानते होंगे कि वी आर नॉट मीटिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। रियली? अच्छा। यस। वो हुआ क्या था कि जब मैं क्लास 11th में थी सेंट बीट्स कॉलेज में, तो आपको एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया था, और आपकी जो रिनाउंड मलाना जो है आपकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म, तो वहाँ पर शोकेस हुई थी, एंड आई वाज अ प्रिविलेज्ड स्टूडेंट एंड स्पेक्टेटर टू इट। और बहुत हमारे लिए बहुत गर्व की बात है दैट यू नो आई एम बीइंग होस्टेड बाय यू। थैंक यू सो मच फॉर दैट। लाइफ घूम के आज हम मिल रहे हैं इतने सालों के बाद। सच में बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। तो केरला में आपको एक राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार आपके काम के लिए, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता। जी, मुझे अभी रिसेंटली राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार मिला, और मुझे जर्नलिज्म और लिटरेचर की कैटेगरी में मिला। तो मेरे लिए एक बहुत ही एक सौभाग्य की बात है कि जब ये असल में ये अवार्ड जो है केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ऐसे जो साउथ के कुछ स्टेट्स हैं, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड है, और इसमें ऑल ओवर इंडिया जो विभिन्न फील्ड्स के लोग हैं उन्हें दिया जाता है। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी कि मुझे जर्नलिज्म और लिटरेचर में मिला, और उसका एक मेजर रीज़न ये था कि आई हैव मेड श्योर कि आई गिव वॉइस टू द वॉइसलेस। तो इस तरीके के लोगों को भी प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की। मैगजीन की वो टैगलाइन है, वॉइस टू द वॉइसलेस। आपने 4 साल की उम्र से लिखना शुरू हो गया, जबकि मेरा ख्याल हमारे टाइम में तो हमें ABCD 1 2 3 भी ढंग से नहीं आता था। और कंटेंट राइटिंग और कंटेंट मार्केटिंग आपने बड़े होके की, और उसमें जब 4 साल, आप 10 साल में आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जो आपकी माता जी का अकस्मात स्वर्गवास हुआ, और वो जो आपने खुद अपनी आंखों के सामने देखा, ये नहीं कि खबर आई, आपने देखा, वो बहुत टचिंग है। उससे आपके जीवन में, लेखन में कुछ जो आप लिखती स्टॉप नहीं हुई, उससे क्या फ़र्क पड़ा? जी, मुझे अक्सर जब भी लोग पूछते हैं कि आप लेखन के क्षेत्र में कैसे गए,
तो मैं कहती हूँ कि ये 2 फेजेस थे लाइफ के। एक फ़ेज़ ऐसा था कि व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, तो एक तो आई एम गिफ्टेड चाइल्ड, मेरी जो रीडिंग एबिलिटी, आई एम स्पीड रीडर, तो मुझे ये बचपन में नहीं पता था। तो मेरी प्रोफाइल में लाइब्रेरीज ऑफ शिमला मेंशन रहता है, तो बुक्स वहाँ लेते थे और एक दिन में वो 2-2 बुक्स फिनिश कर देती थी मैं। तो हमेशा होता है इफ़ यू गुड रीडर ऑटोमेटिकली वो राइटिंग की तरफ रुझान होगा, तो राइम करना वर्ड्स ऐसा रहता था। तो मेरा जो फर्स्ट वर्क पब्लिश हुआ व्हेन आई वाज इन तारा हॉल, तो वहाँ पे मेरी पोइट्री पब्लिश हुई। लेकिन ये भी बात सही है कि वो लेखन के प्रति तो वो चलता गया, क्योंकि मेरे पापा मैगज़ीन्स लाते थे, चंपक, नंदन, और मैं भी पढ़ता था पराग। जी, और लाइब्रेरीज हैव ऑलवेज बीन माय प्लेसेस ऑफ वर्शिप, क्योंकि दे हैव मेंटर्ड मी। लेकिन जब मेरी माँ का निधन हुआ तो जून का समय था और हॉलीडेज़ थे एंड शी वाज परफेक्टली ऑल राइट, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मे बी ड्यू टू डिहाइड्रेशन, कुछ ऐसा था कि उनको ब्रेन हैमरेज हो गया और मैं घर पे अकेली थी। और वो जब घर पे आए एंड शी स्टार्टेड वॉमिटिंग, तो अब एक बच्चे को क्या पता होगा कि क्या है। तो जब हमने इससे पहले की समझते, माई डैड वॉज इन द ऑफिस और उन्होंने उनको रोते हुए कॉल किया, यू कम, आई एम नॉट फीलिंग वेल। और जब वो घर आए तो वो सोए थे, शी वॉज ऑलमोस्ट इन हर पाथ टू गॉड, वो नींद में वो जा ही चुके थे। और मेरे भाई उस टाइम कॉलेज में थे। और आपके भाई ने हाँ जी तब आपको बारबी डॉल, जो आज फिल्म ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट भी हुई है, वन ऑफ द मोस्ट ब्लॉकबस्टर्स, और हैरी पॉटर की किताब दी। जी, और आपसे 9 साल बड़े हैं। 9 साल और बड़े वो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, आपने भी साइकोलॉजी की है। वो है बात, क्योंकि जब मेरी माँ चल बसी, वो आंखों के सामने हुआ। और मुझसे अक्सर जब लोग पूछते हैं आपके कितने पिताजी हैं, आई ऑलवेज से आई हैव 2 फादर्स। आई हैव माई एल्डर ब्रदर जिनका नाम भी विवेक है, और मेरे पिताजी श्री किशोरी लाल। एंड मतलब उन्होंने मुझे नर्चर किया एज अ डॉटर, एज अ गर्ल। कभी ये नहीं कहा कि आप मेरे बेटे की तरह हो, उन्होंने मुझे एक एम्पावर्ड वुमन की तरह बनाया। नारी शक्ति का सही उदाहरण। जी, नारेबाजी नहीं, एक्चुअल नारी शक्ति। जी। तो फिर वो बार्बी डॉल और वो जो बुक थी, तो वहीं से काफ़ी लाइफ में दैट फेमिनाइन टच। उसका प्रभाव ये भी हुआ कि आपने 2 किताबें लिखी हैं। जी। स्टोरीज फ्रॉम द सॉइल, अंकुश भारती, एंड लेटर्स ऑफ लाइफ। इसके बारे में थोड़ा। जी। ये असल में ऐसा है, मैंने कई सारी बुक्स में को ऑथर किया है। मेरा रिसर्च पेपर भी साइकोलॉजी का पब्लिश हो गया था बिफोर ग्रेजुएशन। तो राइटिंग हर किस्म की। और जो कंटेंट राइटिंग और जब आप करते हैं तो यू नीड टू गेन एक्सपीरियंस। तो पब्लिकेशन हाउस का भी एक्सपीरियंस रहा। स्टार्टअप भी मैंने एक बनाया था बिफोर द होलिस्टिक पाइन हैपेंड। तो स्टोरीज़ फ्रॉम सॉइल और जो लेटर्स टू लाइफ था, तो पब्लिकेशन हाउस का जब एक्सपीरियंस गेन कर रहे थे तो लेटर्स टू लाइफ उस दौरान हुआ, जबकि मैंने को ऑथर कई सारी बुक्स में किया है। तो लेटर्स टू लाइफ वॉज डेडिकेटेड टू माई मदर। और जैसे कहते हैं आप चिट्ठियाँ किसी और को देते हैं, मेरा मानना है चिट्ठियाँ आप अपने जीवन को क्यों नहीं दें। तो इसमें एक मल्टीलिंगुअल एंथोलॉजी है और कई सारे लोगों ने लिखा है। और स्टोरीज़ फ्रॉम द सॉइल असल में देयर वाज समबडी हु हैड पास्ड अवे इन अननोन। तो उनकी लाइफ पे आई वाज राइटिंग अ नॉवल। तो लिखते लिखते क्या हुआ, आई डिडंट गेन दैट करेज टू पुट दैट, उसको आगे ले जाएं। तो फिर स्टोरीज़ फ्रॉम द सॉइल में जो भारत की भूमि, पृष्ठभूमि में जो प्रमुख लेखक हैं, उन सभी ने इसमें लिखा। तो मेरी वाली भी स्टोरी थी, वो कुंजू चंचलो से इंस्पायर्ड थी। तो फिर ऐसा है इस बारे में। जब आप छोटे थे उस दौरान, जब आपके जीवन में एकदम जी बदलाव ही आ गया हमेशा के लिए, आपके पिताजी ने एक 92 इयर्स ओल्ड फ्रीडम फाइटर को मिलवाया। क्यों मिलवाया, कौन थे, उसका क्या प्रभाव पड़ा, वो क्या रीज़न, एक बच्ची को? जी, तो ऐसा था कि मेरी एक्चुअली आई एम गिफ्टेड चाइल्ड, तो एबिलिटीज़ बहुत डिफरेंट थी। तो अब आपकी लाइफ से आपकी माँ चली गई और आप एक ग्रामीण क्षेत्र से हो, तो आपकी लाइफ में वो दंगल, वो बॉलीवुड मूवी का दंगल नहीं रह जाता है, वो एकता कपूर का दंगल बन जाता है। कैसा रहा होगा। तो फिर आई एम फॉरगेटिंग द क्वेश्चन, अगर आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं। फ्रीडम फाइटर जो आपके पिताजी, क्योंकि काफ़ी वो भावुक होना आपका स्वाभाविक है। तो फिर वो ऐसा हुआ कि आई वाज इन क्लास 10th
और मेरे साथ क्या था कि शुरू से अपनी हम उम्र में इतना एडजस्टमेंट नहीं हो पाता था, क्योंकि एक वेल रेड पर्सन हो, कई सारी चीज़ें हैं। आईसीएसई बोर्ड आ गया जब जीवन में तो और भी आपकी लाइफ में जो फिर रीडिंग भी करते थे, तो एक मनोबल बीच में कुछ टूटने लगा, कि कैसे होगा। तो एक फ्रीडम फाइटर थे, ही वाज एजुकेटर ऑल्सो, मिस्टर भंडारी, तो वो हमारे तारा हॉल के नीचे होते थे। तो उनके पास 2 मंथ, तारा हॉल आपका स्कूल जो जी ये दूरदर्शन केंद्र से नजर आता है नीचे, तो उनके पास मैं गई और मुझे कई लोग कहते हैं, अंकुश हाउ डू यू स्पीक विद सो मच पावर, तो मैं कहती हूँ इट इज़ माई मेंटर हु स्पीक्स आउट ऑफ मी। तो 2 महीने में उन्होंने मुझे शब्द दे दिए। तो वो लड़की जो रीडिंग करती थी, लिखती थी, वो गूंज के साथ बेबाक होके बोलने भी लगी। तो वो होता है पावर ऑफ एन इंडियन। तो तभी मैं कहती हूँ आई एम ए प्राउड इंडियन एंड द होलिस्टिक पाइन बिलोंग्स टू एवरी इंडियन। और जब आप कहते हैं ना स्मॉल टाउन नहीं होता, स्मॉल माइंडसेट होता, तो आपका माइंडसेट लार्ज हुआ, थिंक बिग। जी ठीक है, पर उसमें क्या होता है, उस माहौल में, परिवेश में क्या होता है, कुछ तो लोग कहेंगे। और ये आपका गाना फेवरेट है इसलिए नहीं क्योंकि लिरिक्स उसके अच्छे हैं, इसे क्लासिकल सॉन्ग वी ऑल लव इट, सबको पसंद है, बट आपकी ये क्यों फेवरेट? जी, फेवरेट का ऐसा है कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो आपके क्या होगा, यू सी अ मदर जिनका आपको बॉडी ले जा रहे हैं, तो शायद रोएंगे। हमारे केस में द सिचुएशन वाज अ बिट डिफरेंट, क्योंकि हमारे पिताजी ने हमारे लिए कुछ बड़े सपने देखे। और मैं इस मंच पर कहना चाहूँगी कि सपने देखिए, सपने देखने का हक सबका है। एंड इफ़ यू आर अ पेरेंट, और अगर आप किसी को जन्म दे रहे हैं, बी लाइक अ फादर, जो मेरे पिताजी हैं। तो उधर गए, कई सारी चीज़ें ऐसी सुनी जो शायद हम डिज़र्व नहीं करते थे। और मैं अपने पापा को यही कहा था, आई वॉन्ट टू फ्लाई हाई, और शादी की बात कभी मत करते, और यहाँ पे मैं कभी नहीं आऊँगी, आई विल कम हियर व्हेन आई अचीव बिग। तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनके रिटायरमेंट के बाद घर गए, फिर कोविड आ गया, तो इस मैगज़ीन का संचालन मैं अपने गाँव से, अपनी पृष्ठभूमि से कर रही थी। तो जिन लोगों ने वो पत्थर फेंके, तो लोग बोलते हैं मेड ब्रिज, हमने एक आलीशान किला पूरे भारत के लिए खड़ा कर दिया। क्या बात। सो आई एम अ प्राउड इंडियन। और आज वो लोग नदौन में बैठे शायद या जहाँ भी हैं, जी प्रोग्राम देख रहे होंगे। जी, तो इसीलिए मुझे जब कहते हैं कि लाइब्रेरीज़ में क्या था, आई से लाइब्रेरीज आर माई प्लेसेस ऑफ वर्शिप, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, उन बुक्स ने एक्सेप्ट किया। तो फिर ये है स्टोरी। और बाकी तो काफ़ी ऐसे लाइफ में जुड़ते गए लोग जिन्होंने वो हुनर परखा, सब कुछ है। और ऐसे आई एम रिकॉर्ड होल्डर ऑल्सो इन साइकोलॉजी। तब उससे मुझे पता लगा कि मेरी जो लैंग्वेज एबिलिटीज़ एंड ऑल हैं वो शायद दूसरे से ऑन अ हायर लेवल है। हमारा एक और लिंक भी है जी। 2014 में मैं इफ़ी का जूरी था, जी इंडियन पैनोरमा का। जी। तो बम्बई से गोवा फ्लाइट में जा रहा था जी। मेरी आयल सीट थी। तो एक सज्जन है, मैं पहचानता था, अनंत महादेवन डायरेक्टर हैं, पहचानता था, जानता नहीं। उनके साथ एक लेडी थी, मराठी बिंदी, गोल बड़ी, मराठी साड़ी, आके विंडो सीट पे बैठी। मैं खड़ा हुआ आदर से, तो मैंने अनंत से पूछा, तो उनकी ओपनिंग फिल्म थी उस लेडी पे उस साल इंडियन पैनोरामा में। और उनका वो जो फेमस पद्मश्री हैं वो श्री सिंधु ताई सकपाल, मुझे मालूम नहीं था, और सारी फ्लाइट में मुझे उनके बारे में सब कुछ मालूम पड़ा उनकी ज़ुबान से। तो आपने उनकी बेटी को लेके वो कनेक्शन क्या है, ममता ताई के उनको कवर पे लाया होलिस्टिक पाइन जी जी जी, आपका क्या कनेक्शन है? जी, कनेक्शन में अगर कहूँ कि अपने जीवन में माँ शब्द सिर्फ ममता सिंधु ताई के लिए निकला होगा, ऑर्फन्स के लिए वो। जी, क्योंकि मैंने इनका जब इंटरव्यू लिया था तो ऐसा था कि हमने एक वुमेन फेस हमें चाहिए था जो विमेन ओरिएंटेड एडिशन हो। तब हमने पहले डायना केलॉग जो आर्किटेक्ट हैं उनका हमने बाद में लिया था। फिर हमारे दिमाग में क्यों ना एक इंडियन फेस को लें, तो ममता सिंधु ताई जी को हमने जब अप्रोच किया इस चीज़ के लिए, तो सिंधु ताई जी तो नहीं हैं, और ये ममता सिंधु ताई वही बच्चा है जब अम्बिलिकल कॉर्ड जब सिंधु ताई जी ने अपना हटाया था, तो ये वही बच्ची हैं। और उनका आप ग्रैंडियर और उनका जो बोलते हैं ना वात्सल्य कितना ज़्यादा होगा कि उन्होंने अपनी बेटी को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था इतने साल। तो इनका इंटरव्यू लिया था, तो और इनका जब जर्नी मैंने देखा तब मैंने उनको कहा, और वो इंटरव्यू के क्वेश्चन साइड पे रह गए, सब कुछ रह गया, तो मैंने कहा माई
आई वॉन्ट टू कॉल यू माई। तो ये उनके साथ मराठी में है। आई बोलते हैं, आपने जी माई जी, कहा। मुझे भी वो ताई ही कहते हैं, ताई। एंड दे लव मी अ लॉट। हम्म, तो फिर जी ओके। तो आपने हैरी पॉटर पढ़ी, आपको जी, 6 जी। वर्ष जब आपके भाई साहब ने दिया, तो हैरी पॉटर डम्बलडोर को जी। बोलता है कि ये मेरी कल्पना है या वास्तविकता है, जी इज इट रियलिटी और माई इमेजिनेशन। तो डम्बलडोर का क्या आंसर था कि इमेजिनेशन भी तो रियलिटी है, कल्पना परिकल्पना भी तो एक वास्तविकता है। तो आपकी कल्पनाएं की वास्तविकता क्या है, आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है? वो कुछ बेंच की कहानी है क्या? जी जी जी, वो एक बेंच है, और अब बड़ा के वासी शायद दोबारा जाएंगे, और नदौन के वासी तो ज़रूर जाएंगे, एंड हिमाचली शुड ऑल्सो गो। तो एक वहाँ पर बेंच है जो मेरे घर के आसपास है। तो आप जब उस बेंच पे बैठते हैं, तो जैसे सेक्रेड मैनग्रोव्स आपने सुना होगा, हिंदी शब्द मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह हैं, सब कुछ है। और उस बेंच से जब आप सामने को देखते हैं, तो वहाँ पे आपको ब्यास नदी दिखती है, और उसकी खूबसूरती क्या है कि इस तरफ हमीरपुर है, और जब उसके आपको पार करेंगे तो कांगड़ा दिखता है। ओह, मुझे तो वाघा बॉर्डर वाली फीलिंग आ रही है जी कुछ। जी जी जी। वाह। तो फिर वो मेरा, आप कह सकते हैं, एक मेडिटेशन का या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम भगवान को, ईश्वर को इधर उधर देखते हैं, लेकिन अगर आप ढूंढना चाहेंगे, ईश्वर आप में है, और हमें बहुत कुछ चीज़ें देखी है। ख़ास तौर पे हम जो हिमाचल के हैं, वी आर ब्लेस्ड विद सो मच। तो Yes. वहाँ से वो क्रिएटिविटी निकलती है, बाकी तो ईश्वर की देन है। और अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो थैंक्स टू रिवर ब्यास एंड बड़ा के जितने निवासी, एवरीबडी इन हिमाचल प्रदेश। तो इट्स सच एन ऑनर। यस, धन्यवाद। ओके, तो और अब आके आप नेक्स्ट तो मीनाक्षी शेषाद्री का कवर आ रहा है, जी जी। कुछ और बुक का प्लान किया है, कुछ कोई मैन्युस्क्रिप्ट जी, वगैरह जी, कुछ जी। वर्क हो रहा है? मेरी अभी कवर रिलीज़ हुआ, कलर्स ऑफ इंडिया करके। कलर्स ऑफ इंडिया। जी, तो फिर उसमें तो और कई लेखक हैं जो लिखेंगे, और जिस बुक पे मैं काम कर रही हूँ, तो उसमें एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन दिस बुक ऑल्सो, लेकिन उस बुक पे स्पेसिफिकली अभी 2 साल से है, क्योंकि आप भी उसी क्षेत्र से हैं, तो कई बार क्या होता है, हमारे साइड प्रोजेक्ट्स चले रहते हैं, उसमें से पहला कौन आएगा वो अलग बात है। करेक्ट। तो रिसेंटली मुझे अभी दोबारा से एक प्राइज़ मिला था, उसमें वो फिक्शनल थी, चाइल्ड फिक्शन, तो मैंने फर्स्ट टाइम हैड रिटन इन दैट, तो फेरी टेल बाइट्स करके, तो अभी उसमें लिखा। फिर बीबी जी का चकला बेलन, कुछ ऐसे ऐसे मेरी कोशिश रहती है कि, क्योंकि मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ और एजुकेशन ऐसी रही, तो मेरे लेखन में वो थोड़ा फ्लेवर वो आता ही है। अच्छा, ये बताओ, पॉलो कोएल्हो और मीनाक्षी शेषाद्री, बड़े नाम जी, अपनी जी, अपनी जी। फील्ड में, और मीनाक्षी शेषाद्री तो छोड़ के भी इंडिया भी वापस आई जी, हैं, जी, रियलिटी जी। शोज में जज। नदौन में बैठे इनको आपने संपर्क कैसे किया? मतलब वो पॉलो कोएल्हो, अंकुश भारती से क्यों बात करेंगे, या उसकी मेल का क्यों जवाब देंगे? वो आप में क्या आपने जाल बिछाया है या जादू किया? जी, वो जाल मैं कैसे बोलूँ, दैट मेरा ये मानना है, इफ़ यू ऑनेस्ट विद व्हाट यू आर डूइंग, Yes. और एक आप में अगर ईमानदारी है, और एक ट्रस्ट है, और आप में कन्विक्शन है, और सबसे ज़्यादा यू आर इंटेलिजेंट, और एक स्मार्ट इंटेलिजेंट वर्कर। क्योंकि होता क्या है, कई बार आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपको खुद को ही नहीं पता कैसी चीज़ें करनी है, एंड यू शुड बी अ वेल रेड पर्सन। क्योंकि होता क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सामने वाला आपसे कैसे बात करता है, आप उसी भाषा में बात करेंगे तभी वो कन्विंस होगा। तो शायद वही वर्क किया, और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी वाली बात हुई जब ये दोनों ही लाइन अप हो गया, और मीनाक्षी जी के कमबैक के बाद द होलिस्टिक पाइन उनका फर्स्ट कवर बना है, तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। जी पाइन हमें समझ आता है शिमला वालों को, जी, हमीरपुर वालों को पाइन कहाँ से आ गया, होलिस्टिक पाइन नाम कहाँ से पड़ा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। असल में जब हम नामकरण किसी बच्चे का भी करते हैं, तो हमें कुछ होता है, ये क्वालिटीज़ हैं। अक्सर बुआ करती है, और आपने भी किया हुआ अपने जी जी जी, विवेक के। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, शारविल एंड शिवान। तो फिर ऐसा था कि जब द होलिस्टिक पाइन सोचा गया था, तो क्योंकि ये बहुत सीक्रेसी में भी प्रोजेक्ट रखा गया था, उसकी वजह? उसकी वजह ये थी कि हम जितने भी इसमें हैं, वी आर पैशनेट राइटर्स। हम चाहते थे कि इंडिया से कुछ ऐसा प्रोडक्ट बाहर जाए कि अगर बाहर भी कोई दिख रहा है तो ये ना बोले, यू नो, दीज आर इंडियंस।
क्योंकि हमें पहले ही था कि न्यूयॉर्कर के लेवल का लेवल कुछ का। निकल के आए। तो फिर द होलिस्टिक वर्ड है, उसका डिक्शनरी मीनिंग है कंप्लीट। Correct. जैसे आजकल आम भाषा में सभी सोचते हैं कि नेचुरोपैथी वगैरह से है, ऐसा नहीं है। और पाइन ट्री का रीज़न ये है, इम्प्रेशन आता है होलिस्टिक से। वो बहुत डीप मीनिंग है कि पाइन ट्री हमेशा हायर ऑल्टीट्यूड पे ग्रो होता है। वाह, तो इसीलिए Yes. हमने सोचा इट्स फॉर हायर मेंटालिटी पीपल, इंटेलिजेंट पीपल, इसलिए द होलिस्टिक पाइन शब्द यहाँ से आता है। तो मीनाक्षी का कवर नेक्स्ट में है, मीनाक्षी जी, शेषाद्री जी, का। जी। तो आप कितना पहले, क्योंकि ये तो बड़ी मगजमारी का काम है, ढूंढना, बहुत। फिर रिस्पांस आएगा नहीं आएगा, सपोजिंग नहीं आया तो आपको पूरा अपना चेंज करना पड़ेगा, आप कवर क्या, ऐसी कोई आई है कभी मुसीबत? यू एक फॉलो कर रहे थे और वो बात बनी, जैसे रिसर्च में होता है, जी जी आप जी। ढूंढते हैं, पता लगता है ये तो हम दिशा ही गलत है, फिर वापस आके नई दिशा, ऐसा कुछ 2 साल हो गए ना इसको, जी जी 2 साल होने को मैगजीन हैं। को। तो फिर आपको मैं ऑनेस्टली बताती हूँ कि जब हमने ये इस सब ऑनेस्टली ही बताना है। जी जी ऑनेस्टली वर्ड बहुत यूज़ हो रहा है। तो जब हमने इस जर्नल के लिए सोचा था तो हमने कमिटमेंट की भारत से। हमारे दिमाग में हमारे पर्सनल लेवल के सैक्रिफाइसेस इतने रहे हैं बिहाइंड द सीन्स। मैं इमेजिन कर जैसे हमारे जो फाउंडर थे इसके, उनके फादर की डेथ हुई साइलेंट अटैक से, एंड टू हिज ग्रेटनेस कि वो बाउंस बैक हुए, ही वर्कड। फिर आसमा फिरदौस हैं, उनके अभी प्रेगनेंसी होनी थी, उसके लास्ट डे तक शी वाज़ वर्किंग, फिर वो वापस आए। तो जो आप फॉलो अप की बात कहते हैं, तो उसमें कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि कवर के लिए किसी पर्टिकुलर इंसान ने येस बोल दिया, एंड मोमेंट पे वो ऐसा होता है, गया। होता और कई और स्पेशली जैसे मीनाक्षी जी का करना था हमने, तो उसके लिए तो ऐसा था कि मैं 3 बजे भी उठती थी, कई बार 2-2 दिन भी कंटिन्यूस गए, क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी कि क्वेश्चंस वो सही है कि नहीं। और फिर हमें भी ये था कि उनको भी अच्छा राइट लगना आंसर के लिए चाहिए, राइट क्वेश्चन पूछना भी राइट जरूरी क्वेश्चन, है। जैसे आपने भी फ्रेम किए। मैं बहुत सरप्राइज हुई, लाइक यू हैव रिसर्च सो वेल। जी जब खास मेहमान आएगा तो खास मेहनत भी करनी पड़ती है। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर दीज काइंड वर्ड्स। तो मतलब वो सब रहा। तो अंकुश बहुत अच्छा है, केरला कहाँ, समुद्र तट, समुद्र वहीं है, आप नादौन 500 मीटर के करीब समुद्र से, और शिमला आई 2,2500 मीटर के करीब। तो हम चाहते हैं, मैं ख़ास तौर पे, आई एम श्योर दूरदर्शन भी और सारे दर्शक देखने वाले की, आप और भी हाइट्स अचीव करें। 2,000 मीटर क्या मतलब, स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बात छोटे उसकी जगह की नहीं है। जापान भी छोटा था वर्ल्ड वॉर के बाद, एक इकोनॉमिक सुपर पावर बना, हर चीज़ छोटी छोटी बनानी शुरू कर दी। इंग्लैंड छोटा था, सारे उस पर, हमारा शिमला ही उसकी राजधानी था। तो बात छोटे की नहीं, छोटे माइंडसेट की है, छोटी जगह की नहीं है। और एंड में मैं अंकुश लगाना चाहूँगा हमारी, चाहते तो बहुत बोलते रहें, और ये भी कहना पाऊँगा अलीपोड़ी, अलीपोड़ी एक मलयालम का स्लैंग है, एक्सेलेंट जी, एंड थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच और आपका देखने के लिए भी थैंक यू धन्यवाद। सो मच सभी दर्शकों का।